हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पर। आज का वीडियो हमारा पूरी तरीके से फोकस्ड है जिस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले कई सारे लेक्चर्स में थ्रू एप्लीकेशन वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, चाहे उसमें हम लोगों ने पीपीटी नोट्स की बात की, चाहे उस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात की। हम लोगों ने वो सारी चीज़ें उस पर देखी। और ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन आज आपके सामने लेकर के आया हूँ वो उनमें से बिल्कुल अलग है कि क्या सर एग्ज़ाम के 2 दिन पहले 100 क्वेश्चन ले आकर के रख दे रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। तो ऐसा नहीं है। आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपने जो पिछले सारे वीडियोस के थ्रू हर टॉपिक से जो आपने क्वेश्चंस लिए थे उन तरह के सारे क्वेश्चंस आपको इस पे क्या होंगे, मिलेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपके नज़र में बैठ जाएं, ताकि अगर कल इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलते हैं तो आपको उसमें समय ना लगे। बात समझ में आ रही है? चलिए तो शुरू करते हैं आज के अपने कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव अ। अब आप बताइए, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल फोर्सेस विच हैव अ पॉलिटिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक और सोशल। क्या होगा भैया? इकोनॉमिक, ठीक है, हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाएं। डैश एनवायरनमेंट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बताइए, इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल चीजें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीजें हो रही हैं, उस पर कंट्रोल कर सकता है कोई बिजनेस, या एक्सटर्नल चीजों की? तो कौन से, किस पे कंट्रोल कर सकता है? तो सीधी सी बात है, इंटरनल। इंटरनल में क्या? जैसे जो पॉलिसी बनाया जा रहा है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, उन चीजों पर कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना दी, कुछ और चीजें हो गई, मार्केट उस हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कई सारी चीजें हो गई, तो वो क्या है? वो सारे एक्सटर्नल हैं जो हमारे बस में नहीं है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, तो इंटरनल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमने देख लिया, 1 मिनट। हाँ, थर्ड, डैश एनवायरमेंटल इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। कौन सा कंट्रोल से बाहर है हमारे? किसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है? तो एक्सटर्नल। देखिए सीधा सा आपके सामने ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, ठीक है ना, एक्सटर्नल। अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन माइक्रो एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में इनमें से कौन सा नहीं है? याद कीजिए वीडियो, आपको मिलेगा कि इंटरमीडियरीज है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, लेकिन स्टैच्यू रेगुलेशन क्या है? स्टैच्यूट लेजिस्लेशन क्या है? उसका पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये बात हम लोगों ने इन तीनों के बारे में हम लोगों ने बात की थी अपने वीडियो में, ठीक है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ फर्म मैक्रो एनवायरनमेंट। बताइए, क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मैक्रो का पार्ट है? बिल्कुल है। टेक्निकल एनवायरनमेंट मैक्रो पार्ट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मैक्रो पार्ट है, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इसलिए हम ऑप्शन ए इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्यूड एज सिस्टम द एसेंशियल पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू। क्या पर्पस होता है? मैक्सिमाइजेशन। भैया क्या चीज मैक्सिमाइजेशन? मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का लेवल है उसमें हम क्या करें? और उसको बढ़ाते जाएं, उसको अधिकतम करते जाएं, मैक्सिमम करता जाएं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7, वैसे आपको दिख रहा होगा रेड में है ये चीज, मुझे टिक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द फर्स्ट नेशनल इनकम इन इंडिया वॉज एस्टिमेटेड बाई। किसके द्वारा? मैंने क्लास में बात बताई है, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, याद रहे ये सारी चीजें। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी ऑफ इंडिया वॉज, मैंने आपको बताया कौन है वो। मैंने आपको जब 5 ईयर प्लान बताया था तो भी मैंने बताया कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान का जिसने न्यू रखा था, किसके मॉडल पे रखा गया था? महालनोबिस मॉडल पे रखा गया था। तो उन्होंने क्या किया था? नेशनल इनकम जब कमेटी जो बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे? महालनोबिस ही थे। याद रखिएगा, ये दोनों जगह इनकी बात याद रहे, ठीक है। फॉर इंटरनेशनल कंपेरिजन टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक well-being in different countries we make use of data relating to। हम किस चीज पर देखते हैं? हम मनी पर कैपिटा इनकम पर चीजों को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज अ मेजर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज
बताइए किस टर्म में? हम रियल टर्म्स में देखते हैं। बात समझ में आ रही है? रियल टर्म्स में इंक्रीज इन नेशनल इनकम एज मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन रियल टर्म्स। ठीक, फिर एज पर CSO, ठीक है, एस्टिमेट्स per capita income at 2011-12 prices at current price for the year 2017-18 stands at rupees 1,11,782। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा, लेकिन यहां पे दो टर्म है। कौन कौन से? आपको एक तो मिल गया करंट प्राइस, ठीक है ना, और इसी तरह का एक टर्म क्या होता है, ये देखिए 2011-12 प्राइस से कंपेयर कर रहा है ना, किसको? 2017-18 के। तो ये हो गया आपका, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, ठीक है ना। कांस्टेंट प्राइस किसको कहेंगे? जब हम किसी जिसको हमने बेस ईयर मान लिया है, उस ईयर से जब हम आज की प्राइस को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो जिस ईयर से कंपेयर कर रहे होते हैं वो ईयर बेस ईयर होता है, ठीक है ना, तो जिसको हम कांस्टेंट प्राइस कहते हैं। और जो ईयर, जिस ईयर में हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि आज का अगर 2021-22 कहें, तो वो क्या हो जाएगा? ये आपका करंट प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्लास में चर्चा की है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। बस इसको एक बार देख लीजिएगा सामने से, मुझे नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, मैंने क्लास में ये बात बताई है, सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, ठीक है ना। फिर इन 2016-17 इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रेट एट परसेंट ऑफ GDP वॉज, ठीक है ना, 26.4%, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन मींस एडिशन टू द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड, एडिशन टू द स्टॉक्स ऑफ प्रोड्यूसर्स गुड्स, याद रहे बात, ठीक है ना, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब। फिर कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द नेट चेंज in the value of assets in a given period in a, तो बताइए जो बात यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहा है, एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द नेट चेंज, किसके किसके? हाउस होल्ड सेक्टर की भी चीजों को हम देखते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर को भी देखते हैं, हम कॉर्पोरेट सेक्टर को भी इसमें देखते हैं। तो यानी कि क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो रेफर्स टू the number of units of capital required to produce a unit of output। बात समझ में आ रही है? कैपिटल आउटपुट रेशियो हम किसको कहते हैं? the number of units of capital required to produce a unit of output। बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को एक बार अपनी नजर के सामने रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। the largest share of saving of accrues in द हाउस होल्ड, सबसे बड़ा सेविंग कहाँ होता है? मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत की GDP है, जो भारत की एग्रीगेट डिमांड है, अगर हम कहें तो एग्रीगेट डिमांड का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो किसके पास है? वो हमारे कंजम्पशन, जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं, ठीक है ना, 60% अप्रॉक्स क्या करते हैं वो, उन्हीं पर एग्रीगेट डिमांड निर्भर करता है, उन्हीं पर हमारा GDP निर्भर करता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है ना। फिर प्राइवेट सेक्टर सेविंग कंप्राइजेज ऑफ सेविंग accruing इन द फॉलोइंग सेक्टर, विच वन ऑफ देम इज रॉन्ग, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर सेविंग कंप्राइजेज ऑफ सेविंग accruing इन द फॉलोइंग सेक्टर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, ठीक है ना, हिंदुस्तान शिपयार्ड्स, ठीक है। फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग लार्जली। बात समझ में आ रही है? इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर ड्यूरिंग 2014-15 द सेविंग परसेंटेज ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट, ठीक है, ये भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, उतनी उम्मीद नहीं है इसके आने की, लेकिन फिर भी देख लीजिए 12.7%, ठीक है ना। द टोटल एक्सपेंडिचर सेम, इतना फैक्चुअल नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, देख लीजिए, लेकिन बस नजर इस पर बना लीजिए मेन क्वेश्चंस कौन से हैं जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल ना हो, और भी फैक्चुअल कौन से करंट में जो फैक्ट होंगे उस पर बात किया जा सकता है, लेकिन 2017-18 के डेटा, 15-16 के डेटा, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग इन 9th 5-year प्लान, तो 41,971 करोड़, ठीक है। The share of industry in GDP during 2016-17 31.2%, ठीक है ना।
इंडस्ट्री का शेयर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर इन 1951, ये बात मैंने आपसे क्लास में की है, ठीक है ना। बताइए कितने, 5। फिर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन विच 5-year प्लान। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट किया गया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब महालनोबिस का नाम लिया तो भी मैंने आपसे कहा सेकंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्ट की गई थी, तो सेकंड हो गया आंसर इसका। ठीक है, द टारगेट ऑफ एनुअल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट फॉर द 12th 5-year प्लान, बताया मैंने जब 12th 5-year प्लान बढ़ा था 8%। फिर द मेजर विच शुड बी एडॉप्टेड फॉर इंक्रीजिंग द एनुअल रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज, बताइए, कंप्लीट यूज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, बिल्कुल, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, रिफॉर्म इन ह्यूमन रिलेशंस, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मेजर ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज, कौन था, यूएस। ठीक है, यूएस से, यहां तक कि इंडिपेंडेंस के बाद तक हम लोग गेहूं चावल वहीं से मंगाते थे। इंडियन मेजर डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट इज एलडीसीज, ठीक है ना। द हाईएस्ट शेयर इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया इज दैट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर सिंस इंडिपेंडेंस परसेंटेज एक्सपोर्ट शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैज बीन, क्या हो रहा है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट में, डिक्लाइनिंग, ठीक है ना। इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग वाज हाईएस्ट इन 2016-17 फ्रॉम यूएई, ठीक है। फिर द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट 2015-16 इन इंडिया वाज, फिर से फैक्चुअल है, ठीक है ना, बस एक बार देख लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट नहीं है। द कॉज ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन, लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट्स, ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आ रही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनफेवरेबल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें इंपोर्ट अधिक हो और एक्सपोर्ट क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट अधिक होने पर ये सारी चीजें आप एक बार ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, वीडियो मैंने आपको बताया। इंडिया हैज टेकन ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स सिंस 1 अप्रैल 2000, तो 714 प्रोडक्ट्स पर, ठीक है, 714। द रूपी हैज बीन डिक्लेयर्ड फुल्ली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट्स, कब से, 1994 से, ठीक है ना। इन्फ्लेशन इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर हैज बीन ऑफ द टाइप ऑफ क्या, डिमांड पुल और कैश, डिमांड पुल और साथ ही साथ कैश पुश इन्फ्लेशन, दोनों हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन के दोनों पार्ट हैं, डिमांड के बढ़ने की वजह से भी हमारी प्राइस इंक्रीज करती है, और क्योंकि कैश का बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाता है, इसके बारे में एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि इन दोनों की वजह से क्या होता है, भारत में जो है महंगाई देखने को मिलती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर causing demand pull inflation, demand pull, increasing in money wages, hike in oil prices, फिर ट्रेड डेफिसिट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रेड डेफिसिट की वजह से, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो डेफिसिट रहता है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कॉजिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो हाइक इन ऑयल प्राइसेस, ठीक है ना। देखिए जहां पर भी, और कैश टर्म यहां पर इस्तेमाल करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा मुझे लगता है। यहां पर अगर हम टर्म इस्तेमाल करें कॉस्ट, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट भी कर लीजिएगा, मुझे लगता है जो ऑप्शंस आएंगे आपको कैश लिखकर नहीं आएगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना। कॉस्ट ही जब अधिक हो जाती है, जैसे पेट्रोल पर मान लीजिए आपका एक्साइज ड्यूटी अधिक लगा दिया गया है, तो क्या होगा, महंगा बिकेगा, ठीक है। फिर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस मीन्स तो प्राइसेस ऑफ गुड्स फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है एक तरीके से, तो इसमें कौन आएगा, सरकार की बात आएगी, ठीक है ना, जो सरकार तय करेगी प्राइस। फिर द पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टम्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। आम आदमी बीमा योजना इज एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इंट्रोड्यूस्ड बाई
LIC, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी, जब हम लोग पॉवर्टी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि कई सारी कमिटीज आई जिन्होंने इन सारी चीज़ों को मेज़र किया, कितने लोग गरीब हैं कितने लोग नहीं हैं, और क्या क्या उसमें हम लोग प्रोसीजर रखें ये जानने के लिए कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। तो उसमें एक जो 2009 के आसपास कमेटी बनी थी, तेंदुलकर कमेटी, 2009 नहीं, 2000 SD तेंदुलकर कमेटी 2003-4 के आसपास बनी थी, ठीक है ना। तो वो ये कमेटी है, उस कमेटी के बारे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लेते हैं। तेंदुलकर कमेटी ऑन इट्स अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी रेशियो हैज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितना उन्होंने मेजर किया था? 37.2%। बात समझ में आ रही है? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज NREP। फिर हम लोग बात करें The 12th 5-year plan intended to reduce poverty by 10% से गरीबी कम करने का प्लान था। किसमें? 12th 5-year plan में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज क्या है? मैंने आपको बताया है, लो। फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन किसमें? एग्रीकल्चर, हम लोगों ने बहुत बात की है इस पे। फिर SJGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन, बहुत बात की हम लोगों ने, 1999। NREGP हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन, बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। 200 डिस्ट्रिक्ट, 266 डिस्ट्रिक्ट, 130 की ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे देश पर इसको लागू किया गया था, ठीक है ना। फिर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन 2015-16 इज 4.9%, ठीक है ना। 2015-16 का डेटा है, अभी का मत समझिएगा, ठीक है। अभी का लगभग 7% के आसपास है। विच इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म रिड्यूस्ड रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म ने जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनको कम किया? तो बिल्कुल नहीं, उसको बढ़ा दिया एक तरीके से, ठीक है ना। इसका आंसर नो हो जाएगा। द रीजनल इम्बैलेंसेज which exists within the state are called इंट्रा स्टेट। स्टेट्स के अंदर अगर चीजें हो रही हैं, इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, इंटर, ठीक है ना, याद रहे ये बात। फिर ब्लैक मनी इज जनरेटेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ, तो देख लीजिए आप, ये आपको अच्छे से पता होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस, हाई टैक्स रेट्स, पॉलिटिकल करप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल करप्शन, ब्लैक मनी, सीधी सी बात है। हाई टैक्स रेट्स, मैंने आपको जब डिवैल्यूएशन का वीडियो दिया तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है तो लोग क्या करते हैं? ब्लैक मनी इधर उधर चोरी करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो पैसा बचा सकें। फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया वॉज, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो ब्लैक मनी का एस्टिमेशन था वो कितना था? 11 लाख करोड़, ठीक है ना, 1 लाख इधर भी दे देता। चलो, इंडिया हैज मनी इन स्विस बैंक अकाउंट, बहुत नाम सुनते हैं हम लोग, ठीक है ना, कितना? $1500 हमारा बिलियन, ठीक है ना। द नंबर ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स अप टू 31 मार्च 2019 वॉज, ठीक है ना, ये सब अब वही है, ये सब जो है आपके फैक्चुअल क्वेश्चन है। 2009 का सवाल तो आपसे नहीं पूछेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन SBI सिक यूनिट्स वर इन द स्टेट ऑफ, ये बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। विच आर द वार्निंग सिग्नल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ फ्री इंडिया वॉज अनाउंस्ड इन, बताइए, 1948, सारी बात वीडियो में हुई है। Which industrial policy helped to move towards globalization? तो बताइए, 1991। Number of industries exclusively reserved for public sector are 3. For which industry industrial license is necessary? आपका ड्रग्स भी होगा और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, जैसे कि पॉल्यूशन के लिए भी तो सरकार को वो सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉल्यूशन मतलब कहीं सारी चीजें हो रही हैं, इसमें ड्रग्स को भी क्या होता है, एक तरीके से लाइसेंस की जरूरत होती है, और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिवनेस के लिए भी आपको क्या जरूरत है? इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है ना। कंपटीशन एक्ट कब आया था? तो बताइए, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, 2007, ठीक है ना। वैसे कंपटीशन एक्ट की अगर बात करेगा तो कब आएगा? 2002, याद रखिएगा, किसकी जगह पर? MRTP एक्ट की जगह पर, ठीक है। द मॉनेटरी पॉलिसी एज परस्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी
aptly summed up in the phrase न्यूट्रल मनी, चीप मनी, डियर मनी, कंट्रोल्ड मनी एक्सपेंशन। ठीक है ना, मैंने आपको बताया है ये बात, कंट्रोल्ड मनी एक्सपेंशन, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, किस तरीके से उसको बढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। सारी बात वीडियो में हुई है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल और परचेज होता है किस चीज का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, बाय द रिजर्व बैंक। ठीक है ना, ये भी बात हम लोगों ने की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव याद करिए, जब हम लोग कह रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे उनके मेथड्स के कंट्रोल करने की, तो हम उसमें दो तरह के मेथड्स की बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में इसमें कौन सा इसमें क्वांटिटेटिव में नहीं है, तो बताइए। जब हम लोग बात कर रहे थे, चाहे हम CRR की बात करें, SLR की बात करें या बैंक रेट की बात करें, ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में आती थी, लेकिन मोरल परसुएशन क्या था, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट था। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोरल परसुएशन। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक नीड्स टू रेगुलेट क्या, यूज और पर्पस ऑफ विच क्रेडिट इज यूटिलाइज्ड। ठीक है ना, मैंने आपको ये भी बात वीडियो में बताई है। बाय मोरल परसुएशन वी मीन द सेंट्रल बैंक्स अपील टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना, याद है मोरल परसुएशन, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। द ओपन मार्केट सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक वर्क्स बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सिक्योरिटीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की। ठीक है, क्योंकि मैंने एक क्लास में आपको बताया है। द मेन पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्या है मेन पार्ट फिस्कल पॉलिसी का, टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, डेब्ट। यहां पर लगता है मार्क करना भूल गया है, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, ऑल ऑफ द अबव। बात समझ में आ रही है, हमने पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या आता है। पहले गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे सब्सिडी देने की बात करें, टैक्स की बात कर रहे थे। टैक्स में हम लोग कभी टैक्स बढ़ाती है सरकार, कभी घटाती है, डिपेंड करता है कि आपके मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है। फिर डेब्ट, कब वो ज्यादा कर्ज ले, कब वो कम कर्ज ले, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात की है फिस्कल पॉलिसी में। द फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग 2015-16 वाज 3.7% ऑफ GDP। और हाँ, चेक कर लीजिएगा अभी का डेटा, ठीक है ना, कि फिस्कल डेफिसिट कितना चल रहा है। ठीक है ना, द फॉर्मूला टू फाइंड आउट फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस तो मैंने दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको मैंने ये बात नहीं बताई है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका जो बजट जब आता है ना, बजट, मैं 5 मिनट लूंगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम अब बस 1 दिन की दूरी पर है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सारे काम नहीं किए, खुद पर कंट्रोल किया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है ना, अभी आप सिर्फ ऑप्शंस को ध्यान में रखिए। तो बजट की जब हम लोग बात करें तो बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट एक तरह का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का मतलब एक छुपा के रखा हुआ डॉक्यूमेंट, जिसको कहां पर सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, देश की पार्लियामेंट में। बात समझ में आता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। जो वो छुपा हुआ दस्तावेज है उसमें क्या होता है, उसमें अपने खर्च और अपने इनकम के बारे में सरकार बताई होती है, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बताई जाती है। तो हम कहें कि बजट के 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, तो बजट के 2 कंपोनेंट्स यहां से आते हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर और बजटरी रिसिप्ट। ठीक, बजटरी रिसिप्ट में, बजटरी रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे एक्सपेंडिचर, निर्मला सीतारमण खड़ी हो गई, कहीं कि इस सेक्टर में हम इतना खर्चा करेंगे, उस सेक्टर में इतना खर्चा करेंगे, यहां इतना करेंगे, वहां उतना करेंगे, एक्सपेंडिचर हो गया। रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, रिसिप्ट का मतलब हो गया, अब जब खर्च की बात कर दिए तो भैया कलेक्ट करेंगे ना, अब वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में कलेक्ट करें, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में कलेक्ट करें, नॉन टैक्स फॉर्म में हम कलेक्ट करें, तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे हम देख लें रिसिप्ट किस किस तरह का होता है, एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आ रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपकी 2 चीजें होती हैं, एक टैक्स फॉर्म होता है, ठीक है, और एक आपका नॉन टैक्स फॉर्म आता है। बात समझ में आ रही है, टैक्स फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जिसमें डायरेक्ट टैक्स हो और इनडायरेक्ट टैक्स हो। बात समझ में आ रही है। नॉन टैक्स फॉर्म में जैसे आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फीस भर रहे हैं,
चाहे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा आप डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी बनवा रहे हैं, एस शीट की बात हो रही है। एस शीट का मतलब क्या हो गया, एक टर्म आता है एस शीट। एस शीट का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है बड़ी सी जिसके नाम पर है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आगे ले जाने वाला कोई लीगल हायर, उसका कोई बेटा कोई बेटी नहीं होती है, तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चली जाती है एज अ रिसिप्ट। इसलिए रिसिप्ट का पार्ट है ये। रिसिप्ट में कौन सा, नॉन टैक्स फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपकी टैक्स फॉर्म और नॉन टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है आपको पता है, जो जिसके ऊपर इंपोज किया जाए वही पे करे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जिसके ऊपर इंपोज किया जाए वो ना पे करके कोई तीसरा बंदा पे करे, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें, अगर टैक्स और नॉन टैक्स हम समझ गए, अगर हम बात करें अपने बजटरी रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट की, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें बोरोइंग्स आती है, ठीक है ना। इसमें बोरोइंग्स के साथ क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स। इसमें आता है डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया, सरकार को क्या करना है, सरकार ने एक्सपेंडिचर में कह दिया कि एग्जांपल कह रहा हूं 10 रुपए खर्च करेंगे, सरकार के पास कितना कलेक्ट हुआ, टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से, नॉन टैक्स फॉर्म के हिसाब से उसके पास 8 रुपए कलेक्ट हुआ। अब उसको 2 रुपए की और जरूरत है, जो उसने कहा है संसद में कि हम इतना खर्च करेंगे, तो 2 रुपए वो क्या करेगी, वो बाहर से जाके कर्ज लेते आएगी, भैया 2 रुपए दे दो हमको खर्च करना है, ठीक है ना, वो बोरोइंग कर सकती है। दूसरा, जहां जहां उसने लोन बांटा होगा वहां से लोन वापस ले लेगी, रिकवरी ऑफ लोन्स कर सकती है वो। बात समझ में आ रही है? फिर और क्या वो कर सकती है, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट। कोई उसके पास प्रॉपर्टी होगी जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज की चीजें हैं, उसे कुछ शेयर को सेल ऑफ कर सकती है, ठीक है ना, जिससे कि वो 2 रुपए इकट्ठा कर ले। तो ये सारी चीजें आपके कैपिटल रिसिप्ट में आता है। फिर अगर हम बात करें बजटरी एक्सपेंडिचर की, तो बजटरी एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती हैं, बजटरी एक्सपेंडिचर में आपका दो तरह के एक्सपेंडिचर इसमें भी है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, जैसे सरकार सैलरी देती है लोगों को, सैलरी देगी, वो सरकार के लिए खर्ची तो है, सैलरी देना, ओल्ड एज के लोगों को पेंशन देना, फिर बच्चों को स्कॉलरशिप देना, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे जो चीज एक तरीके की पूंजी की तरह काम कर रही हो, जैसे डिफेंस पे खर्च कर दिए, ठीक है ना। दूसरा, स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करा दिए। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। तो मुझे लगता है कोई बात समझ में आ गई। अब यहां से जो हम लोगों ने बजट को देखा, बजट भी आपके किस तरह के हो सकते हैं, बजट आपका सरप्लस में हो सकता है, बजट आपका डेफिसिट में हो सकता है, बजट आपका बैलेंस्ड हो सकता है। सरप्लस बजट कब होगा, जब जो हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं और जो इनकम आ रहा है, यानी जो रिसिप्ट आ रही है, अगर रिसिप्ट मेरे पास ज्यादा आ जाए और एक्सपेंडिचर हम कम करें तो बजट कैसा होगा, सरप्लस होगा। हमारे पास ज्यादा आ गया, गया कम, सरप्लस हो गया। डेफिसिट की बात करें तो क्या होगा, हमने कहा कि भैया इतना खर्च करेंगे, 10 रुपया आया मेरे पास 8 रुपया, तो 2 रुपए कट लेंगे इधर से, यानी क्या है, हम डेफिसिट में हैं। जब हमारे पास रिसिप्ट कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो डेफिसिट की कंडीशन होती है। बैलेंस का मतलब समझ में आ रहा है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आपस में बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट के बारे में पढ़ते हैं, सरप्लस और बैलेंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली। क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बजट जो हमारा जनरली रहता है वो किसमें रहता है, डेफिसिट में रहता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर हम डेफिसिट बजट की बात करें तो डेफिसिट बजट के 3 टाइप्स आते हैं। डेफिसिट बजट के, डेफिसिट बजट कौन से 3 टाइप्स, एक आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, एक आता है आपका फिस्कल डेफिसिट और एक आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। ये 3 शब्द आते हैं आपके। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, अब क्योंकि ये सिलेबस में आपके बजट नाम से चीजें नहीं दी थी तो मैंने आपको ये चीज वीडियो में नहीं बताई, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन इस पे दिखा तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसी का डेफिसिट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जब है वो जब कम हो जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे कि हमको रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। बात समझ में आ गई? तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो, कम हो। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इसमें केवल हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट में केवल रेवेन्यू की बात कर रहे थे, फिस्कल डेफिसिट में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मैंने मान लिया कि बजटरी एक्सपेंडिचर मैंने तय किया है कि मैं 200 रुपए क्या करूंगा, खर्च करूंगा। मैंने निर्मला सीतारमण हूं, ठीक है ना, 200 रुपए खर्च करूंगा। 200 रुपए खर्च करने की मैंने बात की, जब मैंने रिसिप्ट टैक्स या नॉन टैक्स फॉर्म में या कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में हमने शुरू किया अपने पास लाना, तो हमारे पास कलेक्ट हुआ 180 रुपए, 180 रुपीज हमारे पास कलेक्ट हुए, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या था कि हमको 200 करना है, तो हम क्या करें, अब 200 करना है तो या तो हम बोरोइंग करें 20 रुपए कहीं जाके, या तो लोन जहां बांटे उसे रिकवर करें, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करें। तो हमने क्या किया,
हमने बोरोइंग्स कर ली 20 रुपए, ठीक है ना। तो यानी कि इस टोटल में हम क्या रह गए, टोटल में अगर हम माइनस करें तो 20 रुपया हम डेफिसिट रह गए। यही 20 रुपए हम डेफिसिट जब रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोरोइंग्स करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो बोरोइंग्स करते हैं तो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, क्या, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें इसमें होती हैं, ठीक है। अब बजट डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, देखिए बजट डेफिसिट का मतलब यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, प्लस बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया वाज मेड लिबरल इन, बताया है 1991। न्यू FTP 2015-20 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 2 अप्रैल 2015, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू FTP इज टू डबल इंडियाज एक्सपोर्ट बाई 2014, ठीक है ना। फिर द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट टू $900 बिलियन बाई 2019-20, ठीक है ना। फिर द रेट ऑफ ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड हैड ऑलवेज बीन हायर देन द ग्रोथ इन वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। द शेयर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड कितना है, 75%। फिर द इंक्रीज इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट हैज बीन ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट प्राइस और साथ साथ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस भी बढ़ा और उसकी क्वांटिटी भी। फिर द मेन सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कौन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब आया था, 1995, ठीक है। फिर ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स आर एसोसिएटेड विथ डंकल प्रपोजल, ठीक है ना। कई सारे लोग आए थे, उसमें डंकल के प्रपोजल के हिसाब से सारी चीजें लाई गई थी। डंकल का जो ड्राफ्ट था एसोसिएटेड विथ उरुग्वे राउंड, ठीक है ना। फिर द वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटेन वुड, ठीक है ना। ब्रिटेन वुड क्या है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का मतलब कोई जगह है वहां पर ब्रिटेन में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक इज टू गिव लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, क्यों, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश हुआ, जब सारी चीजें तबाह हो गई थी तो कई सारे देशों को अपने वापस से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए चीजों की जरूरत थी, फंड की जरूरत थी, इसीलिए क्या किया, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, कब बना इंडिया, 1945, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद रखिए। फिर वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन टू मेंबर कंट्रीज फ्रॉम इट्स ओन फंड, कहां से देती है, अपने फंड से भी देती है, फिर जो बोरोड कैपिटल है वहां से भी देती है वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो वो तो ए एंड बी हो जाएगा। ओनली दोज कंट्रीज कैन बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक विच आर मेंबर ऑफ IMF, ठीक है ना। जो IMF का मेंबर होगा वही क्या होगा, वही वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो पाएगा, ठीक है ना। IMF इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। विच कंट्री इज द मेंबर ऑफ IMF, तो रशिया, उज्बेकिस्तान, इंडिया, इनमें से कौन जो है इज नॉट द मेंबर, ये तीनों मेंबर हैं, ठीक है ना। तो इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर द मेन फंक्शन ऑफ IMF इज टू एडवांस फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज टू कंट्रीज टू, क्या, यहां पर आपका ऑप्शन करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, ये भी सही है, और एग्जीक्यूट दियर मेजर प्रोडक्ट्स, ये भी सही है, ठीक है ना। उसमें जो मैंने आपको वीडियो दिया है, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स और इन सारी चीजों को, फंक्शंस को देखिएगा, ठीक है ना। मॉनेटरी फंड गिव, क्या, इमरजेंसी लोन्स, बिल्कुल, सीजनल लोन्स, बिल्कुल, स्टेबिलिटी लोन, बिल्कुल, अबव ऑल सारे हो जाएंगे। इंडिया बिकेम फाउंडर मेंबर ऑफ मॉनेटरी फंड, कब, 1945। डिवैल्यूएशन मींस, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है, ठीक है ना, डिवैल्यूएशन चैप्टर में। डिवैल्यूएशन इज रिपोर्टेड टू, क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए। इंडियन रूपी डिवैल्यूएड इन जुलाई 1991 बाई 22%, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। UNCTAD was established in कब, 1964। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, कौन सा इसमें करेक्ट है भाई, ऑल द मेंबर्स ऑफ UNO आर मेंबर्स ऑफ UNCTAD, देखिए हम लोगों ने बात की है, ठीक है ना, हो गया आंसर इसका। फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड कंसिस्ट ऑफ कितने मेंबर, 55 मेंबर्स। साओ पोलो कंसेंसस इन द इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या, UNCTAD 11। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ EFC, पोलैंड, ठीक है। साप्टा, ठीक है, साप्टा के बारे में हम लोगों ने बात की है। साप्टा के बाद क्या आया, साफ्टा, ठीक है ना। फिर साप्टा हैज कम इनटू फोर्स इन दिसंबर, कब आया, 1997, ठीक है ना।
साप्टा इज रिलेटेड टू किस लिए? ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? सारे देश का नाम मैंने आपको बताया है। सार्क के कितने देश थे? 8, 7 थे। 8वां कौन बड़ा था? याद कीजिए, म्यांमार हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। सार्क का मेंबर कौन नहीं है इसमें? म्यांमार नहीं है। OPEC, ओपेक, व्हाट इज ओपेक? क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ, एशियन का मेंबर नहीं है इंडिया। फिर Maastricht Treaty was implemented in 1993. 16 SAARC summit was held in Bhutan. ठीक है। फिर the sector wise development target of 12th 5-year plan is, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सेक्टर वाइज डेवलपमेंट ऑफ टारगेट ऑफ 12th 5-year plan is, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर यहां पर मिसिंग है, ठीक है ना। इसका आंसर यहां पर मिसिंग है, ऑप्शन बी। मैं आपको जब पीपीटी भेजूंगा तो उसमें मैं आपको इसको मेंशन कर दूंगा, ठीक है ना। द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12th 5-year plan विल बी 39.3%। याद रखिएगा, 12th 5-year plan आपके सिलेबस में है, इसलिए इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। 39.3% ऑफ जीडीपी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 11th 5-year plan, ना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए, ठीक है ना। 76, ठीक है ना, 76,69,807 करोड़, ठीक है। फिर दिस स्लोगन ऑफ 12th 5-year plan इज, क्या था? फास्टर ग्रोथ करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। देखिए लास्ट ऑप्शन। फिर 3 years एक्शन प्लान इज लॉन्च्ड इन, कब? 2017। नीति आयोग याद आ रहा है आपको? अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान इंडियन इकोनॉमी विल बी, एक्शन प्लान इंडिया इकोनॉमी विल बी, क्या था? बार बार 3 गुना कर देंगे, ट्रिपल इन साइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 3 year एक्शन प्लान फार्मर्स इनकम, फार्मर्स नहीं, फार्मर्स इनकम क्या है? कि हम किसान की आय कितनी कर देंगे? 2 गुनी कर देंगे, ठीक है ना। फार्मर्स, हम लोगों ने यहां पर लगभग 114 क्वेश्चंस, 114 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। मैंने ये वीडियो जानबूझकर बनाया क्योंकि मैं चाहता हूं और मुझे लगता है कि इनमें से ठीक ठाक क्वेश्चंस बिजनेस एनवायरनमेंट में फंसने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आपका पहला पेपर आया था इनकम टैक्स वगैरह का, जिस सोर्स से वो क्वेश्चंस उठाया था, मैंने कोशिश की है कि मैं उसी सोर्स से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। मैंने कई बार वो इनकम टैक्स वाला पेपर जब मैंने देखा, कई बच्चों ने देखा, तो उसमें से उन्होंने बताया कि सर इस जगह से बहुत सारा क्वेश्चन उठाया है। तो मैंने कहा कि जब इस जगह से उठा ही रहा है तो भाई इस जगह से जितने क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने क्यों ना रख दूँ। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इसको आराम से देखिए और इसको आज ही देख करके बिजनेस एनवायरनमेंट की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? डेट एक दिन एक्सटेंड होने की वजह से इस पेपर में आपको दिन कम मिला है, ठीक है ना, लेकिन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी मैं एप्लीकेशन पर भी एक्टिव हूँ, और साथ ही साथ मैं, आप YouTube पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहाँ भी हूँ। आप बताइएगा, जो भी दिक्कत आएगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको बजट का कंसेप्ट अभी बता रहा था, लेकिन बजट के कंसेप्ट में उस समय जगह थोड़ा कम था, इस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाया। हम लोग देख लेते हैं, हम मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना। हम लोग बात कर रहे थे बजट के बारे में, और मैंने आपसे क्या कहा बजट के बारे में? मैंने कहा कि सर बजट वो है एक तरह का क्या, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्या लिखा होता है, जो एक तरीके से बही खाता भी कहा गया सरकार की तरफ से। उसमें क्या कहा जाता है? बही खाता में क्या होता है? कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है और कहाँ से आय आ रही है, यही होता है ना बही खाता में। तो बजट भी क्या कहता है? बजट भी कहता है भैया कितना एक्सपेंडिचर होगा और कितना इनकम होगा। इनकम को यहाँ बजट की भाषा में हम कहते हैं रिसिप्ट, कितना रिसिप्ट होगा। बात समझ में आ रही है? कितना एक्सपेंडिचर करेंगे और कितना रिसीव करेंगे, ठीक, यही आपका बजट का कंपोनेंट है एक तरीके से। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें बजट की, जहां मैं मेन आपके मुद्दे पर आ रहा हूं, इस पे क्या 2 कंपोनेंट्स इसके होते हैं, कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा बजटरी रिसीप्ट, ठीक है। एक हो जाएगा आपका बजटरी एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? बजटरी रिसिप्ट के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, एक आपका हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इसके भी 2 पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब इसके दो पार्ट कौन कौन, एक टैक्स के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, एक नॉन टैक्स रूप में रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स का मतलब सर हम अभी पेपर दे के आ रहे हैं, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पेपर दे के आए हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ रही है। ये सारी चीजें इसमें क्या है, हम लोग टैक्स के फॉर्म में देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या, जिसके ऊपर इंपोज हुआ वही टैक्स पे कर दे। इनडायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इंपोज हुआ वो नहीं कोई तीसरा बंदा पे करे। ठीक। नॉन टैक्स फॉर्म क्या है सर, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, एस शीट के बारे में मैंने आपको बता दिया था वीडियो में, ठीक है ना। इतनी बात हो गई इसमें नॉन टैक्स फॉर्म में। यानी टैक्स फॉर्म के रूप में सरकार रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट कर सकती है, नॉन टैक्स फॉर्म में सरकार क्या कर सकती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट कर सकती है। सर ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है, क्वेश्चन तो सर इसी से आता है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब हो गया अब सरकार क्या करेगी, अब सरकार कहीं और से, यानी जो टैक्स फॉर्म और नॉन टैक्स फॉर्म ना हो उसके अलावा सरकार कहीं ना कहीं से क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, नहीं टैक्स नहीं, इनकम कलेक्ट करेगी, रिसिप्ट कलेक्ट करेगी। जैसे कैसे कर सकती है सर, कहीं चली जाए बोरोइंग करने, अब बोरोइंग वो कहाँ से कर सकती है, देश के अंदर से कर सकती है, देश के बाहर से कर सकती है। मैंने आपको बताया है देश के अंदर कहाँ से, आरबीआई के पास पहुंच गई, किसी प्राइवेट प्लेयर के पास पहुंच गई। फिर दूसरा आपके पास आईएमएफ पे चली गई, वर्ल्ड बैंक चली गई, बाहर चली गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। बोरोइंग्स कर सकती है, जहां जहां लोन बांटी होगी वहां से रिकवरी कर लेगी, रिकवरी ऑफ लोन्स, क्योंकि उसको रिसिप्ट चाहिए। तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट, आज का सबसे बड़ा मुद्दा। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैं सरकार हूं, मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसके कुछ हिस्से को मैंने बेच दिया, यानी कि जब मैंने क्या किया, कुछ हिस्से को सेल ऑफ किया प्राइवेट को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस रूप में कब हम सेल ऑफ करेंगे, जब हमको जरूरत होगी, किस चीज की, पैसे की, रिसिप्ट की, ठीक है ना। तो ये आ गया कैपिटल रिसिप्ट। फिर हम करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात, इसमें सरकार सरकारी लोगों को सैलरी देती है, ओल्ड एज के लोगों को पेंशन देती है, बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, तो ये सारी चीजें क्या है, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक तरीके से जो चीज हम खर्च करें एक तरीके से पूंजी की तरह काम करें, जैसे स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, बात समझ में आ रही है, डिफेंस पे खर्च कर दिए, ये क्या एक तरीके से पूंजी की तरह काम कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया। अब आप ये बताइए रेवेन्यू रिसिप्ट को देखिए जरा, रेवेन्यू रिसिप्ट सबसे ज्यादा कौन, एक तरह से हम कहें तो टैक्स बहुत ज्यादा देते होंगे हमारे इंडस्ट्रीज लोग, खूब टैक्स दे दिए। आप फोन करेंगे मोदी जी, तो क्या है, हम आपको खूब ज्यादा टैक्स दिए हैं, मेरे घर के पीछे वाली सड़क नहीं बनी है, कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट जब सरकार लेगी तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ना ही सरकार का कोई एसेट फॉर्मेशन हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है रेवेन्यू रिसिप्ट में। दूसरी बात करें कैपिटल रिसिप्ट, जैसे ही सरकार कहीं से कर्ज लेकर के आएगी सरकार के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे ही सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी सरकार के एसेट में लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब आपके क्वेश्चन में कोई भी टर्म इस्तेमाल कर दे, आप सोचिए क्या एसेट का लॉस हो रहा है, क्या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, सोचिए और उसके हिसाब से मार दीजिए ऑप्शन। बात समझ में आ रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक तरीके से, कोई टेंशन है सरकार को, नहीं, एक्सपेंडिचर है भाई, देना ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट का फॉर्मेशन होगा एक तरीके से, ठीक है ना। अगर स्कूल बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, डिफेंस के लिए चीजें खरीद लें, क्या एसेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको, और हमारा क्वेश्चन जो अभी पूछा हुआ था उसमें वो किस पे था, वो डेफिसिट पे था। तो डेफिसिट शब्द कहां से आया, तो बजट भैया, बजट जो है हमारा वो किस तरह का हो सकता है, बजट हमारा या तो सरप्लस बजट होगा, या तो डेफिसिट बजट होगा, या तो हमारा बजट जो है वो बैलेंस्ड होगा। कब कहेंगे सरप्लस बजट, जब खर्च जो कर रहे हैं और जो आ रहा है, आया हुआ अमाउंट ज्यादा हो, गया हुआ अमाउंट कम हो, तो सरप्लस में है बजट। यानी जब रिसीप्ट ज्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से तो हम कहेंगे बजट हमारा सरप्लस में है। दूसरा डेफिसिट बजट, जो आ रहा है वो कम है और जो गया वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि हम कह दिए निर्मला सीतारमन बन के कि 200 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, आया कितना 190 करोड़, यानी 10 करोड़ क्या हो गया, हमको दिक्कत है, कमी है, तो उसको हम कहेंगे डेफिसिट बजट। यानी यहां क्या हो गया, रेवेन्यू हमारा कम हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा। बात समझ में आ रही है, डेफिसिट बजट। फिर बैलेंस्ड, जहां पे दोनों क्या हो, आपस में बैलेंस्ड हो, बराबर। क्लियर हो गई बात। अब जो हमारी जो टाइप्स हैं इन बजट्स के, 3 तरह के टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, लेकिन जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो हम सिर्फ डेफिसिट बजट के टाइप्स की बात करते हैं, सरप्लस बजट के टाइप्स की बात नहीं करते। डेफिसिट की क्यों बात करते हैं,
क्योंकि हमारा बजट हमेशा डेफिसिट में रहता है। बात समझ में आ रही है? डेफिसिट में रहता है। तो इसकी बात अगर हम लोग कर लें तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट यहां से टर्म आता है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट में 3 तरह के टाइप्स होंगे, समझिएगा। पहला आपका हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा हो जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट, तीसरा आपका हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ में आ रही है? 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, सर डेफिसिट तो अभी आप बताए जिसमें क्या हो रहा है, रिसिप्ट कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। नाम डेफिसिट के आगे आप कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, तो हम देखेंगे यहां, हम कहेंगे अच्छा तुम रेवेन्यू रिसिप्ट हो, तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो रेवेन्यू में डेफिसिट, बात खत्म। यानी ये कौन सा केस है? ये केस वो है जब हम कहें कि आर यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। बात समझ में आ रही है? निगेटिव कब आएगी? जब रिसिप्ट कम होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा। सीधी सी बात है। कई किताबों में लिखा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब सिंपल सा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है। बात समझ में आ रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। अभी इन दोनों के साथ, कैपिटल वालों के साथ अन्याय हो रहा था रेवेन्यू डेफिसिट में कि हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे थे, तो फिस्कल डेफिसिट कहा कि हम सबकी बात करेंगे। तो कहा कि भैया ठीक है, तो यानी टोटल रिसिप्ट, यानी हम कह लें बजटरी रिसिप्ट और बजटरी एक्सपेंडिचर, इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं कि ये टोटल रिसिप्ट है और ये क्या है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रही है? ये दिख रहा है ना उसमें, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या करें, अब हम देखें कि क्या टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस हमको दिख रहा है। तो देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट कहता है कि तुम रेवेन्यू डेफिसिट सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे थे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ लीजिएगा इस चीज को। टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक और बात कहेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे। और मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग होगा। अब मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक। टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए निर्मला सीतारमन है, हम मान लीजिए थोड़ी देर। टोटल रिसिप्ट का मतलब मैंने एक्सपेंडिचर में, मैं सरकार हूं, मैंने खड़ा होकर कहा संसद में, मैं इस बार 200 रुपए खर्च करने जा रहा हूं, ठीक, 200 अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो 200 रुपए खर्च करने जा रहा हूं। 200 रुपए खर्च करने की बात की, अब मैंने 1 फेब को बजट तो पेश कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैंने कई जगहों से क्या करना है, मुझे टैक्स कलेक्ट करना है, नॉन टैक्स फॉर्म में पैसे कलेक्ट करने हैं। मैंने कलेक्शन करना शुरू किया। 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक मैंने ये काम किया, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा कब से, 1 अप्रैल से होगा। तब तक हम क्या करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में उसको बांटेंगे। सरकार यही करती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट किया रिसिप्ट, पता चला कलेक्ट हुआ 180 रुपए। कलेक्ट कितना हुआ, 180, तभी तो डेफिसिट में है। अब हम क्या हो गए, 20 रुपए डेफिसिट में है। अब सरकार क्या करेगी, 20 रुपए कहां से लेके आए, तो 20 रुपए कहेगी अच्छा चलो बोरोइंग कर लेते हैं, चलो कहीं दूसरे देश में जाके क्या कर लेते हैं, कर्ज लेकर के आ जाते हैं, या फिर अपने देश में ही क्या करते हैं, किससे कर्ज ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। कितना रुपए बोरोइंग करेगी, 20 रुपए, 20 रुपए बोरोइंग करेगी। अब अगर मैं इस न्यूमेरिकल वाले चीज पे जाऊं इसके हिसाब से, तो आप कहेंगे सर टोटल रिसिप्ट कितना है, 180, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 200। तो आप कहेंगे इसका मतलब -20 क्या है, -20 हमारा फिस्कल डेफिसिट है। और देखिए बोरोइंग भी हमने कितना किया है, 20 रुपया। बात समझ में आ रहा है? जितनी फिस्कल डेफिसिट होती है उतनी ही हम बोरोइंग करते हैं। यानी फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग वाली बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और ये डेफिसिट का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब हमारा टोटल रिसिप्ट कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर से, उसका डिफरेंस क्या दिखाएगा हमको, उसका डिफरेंस हमको दिखाएगा डेफिसिट। उस समय हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अगर हम बोरोइंग्स को इंक्लूड करेंगे तो ये 20 रुपए यहां भी आ जाएगा, तो 200 - 200 तो बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम इस फॉर्मूले में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, और लास्ट में हम क्या पाते हैं कि जितना फिस्कल डेफिसिट था उतनी ही बोरोइंग थी। बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। लास्ट जो हमारा है वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब हो गया कि भैया जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो बोरोइंग किए हो,
बोरिंग किए हो, गए हो आईएमएफ से कहे 10 रुपए चाहिए, आईएमएफ 10 रुपए दे दिया। 10 रुपए जब लेने जाओगे, जैसे कि दोस्त है, मान लीजिए आईएमएफ मान लीजिए मेरा दोस्त है, ठीक एग्जाम्पल, दोस्त के पास गए, दोस्त पैसा चाहिए, दोस्त कहेगा ले लो भाई पैसा, पार्टी के देना है क्या, हम कहा देना दे दो, 100 रुपये उसने दे दिया। 2 दिन बाद फिर पहुंच गए दोस्त के पास, दोस्त 50 रुपये और चाहिए, दोस्त कहेगा अभी परसों 100 रुपये ले गए थे, उसका कुछ दिए हो, वापस किए हो, तो नहीं, तो एक काम करो दोस्त 20 रुपये ले लो। तो सरकार भी क्या करेगी, आईएमएफ के पास जाएगी, 100 रुपये लेगी, फिर जाएगी लेने, आईएमएफ कहेगा पुराना वाला, तो क्या कहेंगे, इस बोरोइंग में जो बोरोइंग किए हैं उसमें से हम कुछ इंटरेस्ट पेमेंट क्या कर देंगे, यानी जो वहां हम पे करेंगे उसको हम माइनस कर देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, क्वेश्चंस आए थे, सिलेबस में आपके बजट नाम से नहीं है इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था इसमें, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चंस मैंने 1-2 देखे अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैंने सोचा कि 5-10 मिनट लेंगे, कर देता हूँ। तो आपको मुझे लगता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जो लोग ऐप से जुड़े हुए हैं वो एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से अगर कोई दिक्कत होगी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखिएगा शुरुआत से लेके, मुझे उम्मीद है जितनी वीडियोस मैंने एप्लीकेशन पे डाली हैं, सारे एमसीक्यूज मैंने डाले हैं, आपने देखे होंगे। उन सारी चीजों को करने के बाद जब आप 114 क्वेश्चन या 115 क्वेश्चन जो मैंने आज आपको सेंड करने हैं, वो जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वही हैं जो वहां पे रिपीटेड है, ठीक है ना। इससे फायदा होगा कि आप एक साथ एक जगह पर रिवीजन कर लेंगे, एक फायदा। दूसरा, जो चीजें हल्की फुल्की इधर उधर से छूट गई होंगी वो भी मैंने इसमें कवर कर दिया। बात समझ में आ रही है, इससे आपको फायदा होगा। परसों आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया एग्जाम कीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के भी मैंने आपको एमसीक्यूज दिए हैं, जो कुछ एक्स्ट्रा 50-60 और मैं सोच रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं आपको लगभग जब तक आप अपना सेकंड पेपर दे करके आएंगे तब तक मैं आपको वो भी भेज दूंगा, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं यूट्यूब पर अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।